हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी एमटीएस के 1 सितंबर 2023 शिफ्ट 2 के जनरल अवेयरनेस सेशन के वीडियो में। आज हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रहा है? तो इसका आंसर है हमारा भारत। भारत ने इस साल आईसीसी 2023 ओडीआई विश्व कप की मेज़बानी की, ठीक है। और इस आईसीसी के द्वारा इसे कराया गया और ये भारत में हुआ। भारत में लगभग 6 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया इसका विनर रहा और भारत रनर अप रहा था, ठीक है। ये कब से कब तक हुआ? ये हुआ था 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में, 19 नवंबर के बीच में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जायसवाल का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने में? हमारे 4 घराने दिए गए हैं, मेवाती, दरांगी, पटियाला और ग्वालियर। पंडित जयराज शास्त्री एक शास्त्रीय गायक, जाने माने शास्त्रीय गायक हैं। उनका जो घराना है वो है मेवाती घराना। ये घराना जयपुर से ताल्लुकात रखता है, मतलब जयपुर में है। और इसके जो संस्थापक थे वो एक मुस्लिम थे, नज़ीर खान। उनके द्वारा इसका शुरू किया गया। घराने बेसिकली बहुत जगह होते हैं जहाँ पर जो शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गाने या शास्त्रीय नृत्यों का हमें टीचिंग दी जाती है, जो परिवार के द्वारा, एक परिवार के द्वारा ही होते हैं। और एक परिवार जो इस घराने को चलाता है वो कई शास्त्रीय गायक होते हैं, तो गायकों का, और नृत्य का घराना होता है तो नृत्यकों को टीचिंग देते हैं, ठीक है। तो पंडित जायसवाल किस घराने से थे? मेवाती घराना से, जयपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो हमारा आंसर है इसमें 2011 में जो साक्षरता दर थी, सभी राज्यों की अगर बात करें तो साक्षरता दर में सबसे ऊपर आ रहा था केरल, ठीक है। लेकिन आज इस ऑप्शन में सबसे ऊपर की बात करें, वहाँ पर भी केरल ही होगा, लेकिन इन 4 ऑप्शन में सबसे कम जो साक्षरता दर है वो होगी त्रिपुरा की, क्योंकि त्रिपुरा की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है मिजोरम, केरल और त्रिपुरा से। मिजोरम तो आपको पता है साउथ ईस्ट में आता है, और नॉर्थ ईस्ट में आता है, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट के जो जितने भी स्टेट हैं उसमें लगभग साक्षरता दर ऊंची ही है, और केरल में तो ज़्यादा ही है, और त्रिपुरा भी नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्यों में, मिजोरम, केरल, उनमें साक्षरता दर हमेशा ज़्यादा बताई जाती है। लेकिन जो त्रिपुरा है नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ पर साक्षरता दर कम है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के जैसे यूपी, बिहार जैसे राज्यों की तुलना में उसकी साक्षरता दर ज़्यादा ही है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित हैं? तो संविधान 29 से 30 जो किसके किसके अंतर्गत आते हैं? 29-30 सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत हैं। ये पूरा संविधान के अधिकार वाले भाग में से जुड़े हुए आर्टिकल्स हैं, जो कि अधिकारों के, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की बात करते हैं, और विशेषकर अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, यानी जो अल्पसंख्यकों के धर्म, भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण देने से संबंधित है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। उसके लिए वो लोग राज्य के संस्थान और उससे सहायता पाने वाले संस्थान में प्रवेश पाने से धर्म, जाति, भाषा के आधार पर नहीं रोका जा सकता। यानी अगर अपनी संस्कृति, अल्पसंख्यक संस्कृति, जितने भी धर्म हैं, उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति से जुड़े चीज़ों को सीखने के लिए वो राज्य के किसी भी संस्थान से सहायता पाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वो उनकी सहायता ले सकते हैं, पैसे से सहायता हो सकती है, या सरकार के द्वारा कई उनसे धर्म से जुड़े हुए स्कूल्स भी खोले जाते हैं, जैसे मदरसे को चलाने के लिए फंडिंग होती है, वैसी चीज़ें। आर्टिकल 30 बात करता है अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, यानी अब पहले तो उन्हें किसी भी संस्थान में से प्रवेश यानी सहायता लेने का अधिकार था, अब खुद के शैक्षणिक संस्थान खोलने की बात, ये की स्वतंत्रता देना, स्वतंत्रता पाने का अधिकार, यहाँ ये अधिकारों से जुड़ा आर्टिकल है। तो जैसे कि किसी को अपने धर्म के उत्थान के लिए, लोगों पिछड़े हैं, कम शिक्षित है, तो हम अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कोई शिक्षा संस्थान खोलना चाहते हैं, तो उसकी भी अनुमति आर्टिकल 30 हमको देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता? तो इसका अंतर है केरल। केरल के जो दिन और रात का अंतर होता है, जैसे केरल में जैसे साउथ के साइड है, तो वहाँ समुद्री प्रभाव के वजह से वहाँ का स्तर तापमान रात हो या दिन हमेशा वैसा बना रहता है, इक्वल बना रहता है। अगर दिन में भी गर्मी है तो रात में भी गर्मी, और रात में ठंड है तो दिन में भी ठंड जैसी होती है। ठीक है। प्रसिद्ध विदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? विदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का एक जिला है तंजौर, वहाँ पर स्थित है। मंदिर तो है तो मतलब हिंदू मंदिर ही होगा, नाम से ही पता चलता है, राजा राजेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण ये विश्व में पहला एकमात्र, मतलब पहला भी है और एकमात्र ऐसा मंदिर बनाया गया जो कि ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है। ठीक है। और इस मंदिर को पेरू वेटियार कोविल भी कहा जाता है। ओके। इसकी बनाने की शुरुआत 11वीं शताब्दी के लगभग में हुआ था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नित्यांगन पद्मा सुब्रमण्यम, अल्लामरे बल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम की महान प्रतिपादक हैं। तो ये किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं, इस बारे में बताना है। इस साउथ के भरतनाट्यम शैली से जुड़े हुए हैं। भरतनाट्यम साउथ तमिलनाडु में किया जाने वाला नृत्य है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है। ठीक है। भरतनाट्यम लड़का लड़की दोनों करते हैं और ये भगवान शिव को समर्पित होता है, मतलब मंदिरों में किया जाने वाला नृत्य कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 129 किस चीज़ से संबंधित है? आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान है। अब अभिलेख न्यायालय क्या होता है? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक फैसला सुनाया कि उसको लेकर कानून कुछ और था, लेकिन फैसला अपने हिसाब से परिस्थिति को देखते हुए कुछ अलग कानून से हटकर एक फैसला सुनाती है, तो भविष्य में अगर वैसा ही कोई केस सुप्रीम कोर्ट में ना आके जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास आता है, हाई कोर्ट, छोटे छोटे जो कोर्ट्स होते हैं उनके पास, या सुप्रीम कोर्ट से छोटा हाई कोर्ट के पास आता है, तो हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के उस न्यायालय के जो फैसले के आधार पर अपना भी फैसला दे सकता है। ये कहकर कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में ऐसा ही वो फैसला लिया था, तो हम भी वैसा ही फैसला दे रहे हैं। तो एक अभिलेख हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट पे बोली गई हर एक बात, हर एक फैसला एक अभिलेख के तौर पर सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति का एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है सरकारी बंद पत्र की बिक्री। पूंजी प्राप्तियों की वे प्राप्तियां जो देननेन का निर्माण करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं, वे आने वाली नकदी प्रवाह को संप्रेषित करते हैं। सरकारी बंद पत्र की प्रति, तो कैपिटल रिसिप्ट वो चीज़ होती है कि आप पूंजीगत तौर पर जो कैपिटल प्राइवेटाइजेशन से जुड़ा हुआ है, प्राइवेटाइजेशन की जो रिसिप्ट है, तो वो किस चीज़ को कहते हैं? सरकारी बंद पत्र की बिक्री के ऊपर एक सरकारी बजट का उदाहरण है। बजट में जो पूंजीगत प्राप्ति होती है उसका उदाहरण क्या बन जाता है? सरकारी बंद पत्र की बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का नुआखाई त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन, यानी जो गणेश चौथा दिन होता है गणेश चतुर्थी, उसके अगले दिन अगस्त सितंबर भाद्रव हिंदू त्यौहार के हिसाब से भाद्रव के महीने में चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि 5वें दिन यानी बनाया जाता है। तो ये त्यौहार कहाँ बनाया जाता है? ये त्यौहार बनाया जाता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सीमावर्ती इलाकों में, मतलब सीमा से पड़ने वाले क्षेत्र होते हैं, छत्तीसगढ़ में भी बनाया जाता है और पश्चिमी टाइप के जो उत्तरा उड़ीसा के लोग हैं वो भी कौन सा त्यौहार बनाते हैं? नुआखाई। और ये गणेश चतुर्थी के अगले ही दिन आता है। ठीक है। 5 अप्रैल 2023 को तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने का एक विधेयक पारित किया? तो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि, अभी भी हैं। 15 अप्रैल 2023 को उन्होंने जो राज्य सरकार ने उसकी विधानसभा से पारित करके एक जो बिल भेजा था, उस बिल को मंजूरी दी थी। वो बिल क्या था? वो ऑनलाइन जुआ यानी सट्टेबाजी और गेम्स को, जो भी आप ऑनलाइन गेम्स आजकल चल रहे हैं Dream11 वगैरह, ऐसे गेम्स पर खेलने पर प्रतिबंध लगाया था और इससे संबंधित एक विधेयक पारित किया था तमिलनाडु ने, ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन गेम
विनियम विधेयक 2022 इसका नाम है। इसे पारित किया था, जिसको 10 अप्रैल 2023 में राज्यपाल RN रवि ने स्वीकृति दे दी, तो जिसके बाद ये कानून में बदल गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदागिरियों ट्रांसफर पेमेंट्स को सर्वोत्तम से परिभाषित करता है। ट्रांसफर पेमेंट्स को परिभाषित करने वाली कौन सी डेफिनेशन नीचे ऑप्शन में दी गई है, तो वो है सर्वोत्तम स्वरूप में इस प्रकार की परिभाषित किया जाता है, बिना किसी संगत वस्तु या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्ति को किया गया भुगतान। यानी अगर कोई सरकार किसी भी वस्तु या सेवा जो भी हमें वो एफर्ट दे, वो चीज़ों का हमें बेचती है, हमें देती है, सहायता प्रदान करती है सरकार, उन चीज़ों का उत्पादन किए बिना ही प्रोडक्ट्स का सरकार हमें जो भुगतान कर रही है, उन भुगतान को कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण और चेहरे के श्रृंगार के प्रयोग से है, तो इसका सही आंसर है ऐसा अभिनय जो माला, हाथ के चारों ओर आभूषण और वेशभूषा जैसी बाहरी वस्तु से सज्जित हो, उसे कहते हैं आहिर्भाषण। आहिर अभिनय यानी जो बाहरी चीजों की सहायता से किया जाने वाला क्या होता है, अभिनय। यानी एक ड्रामा होता है, उसको ड्रामा बोल सकते हैं अंग्रेज में। इस ड्रामा की जानकारी कहाँ मिलती है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने एक बड़ा शास्त्र लिखा था नाटक यानी ड्रामा एक्टिंग के ऊपर, तो उसका नाम था नाट्य शास्त्र। इसमें नृत्य और नाटक करने की कला को एक जोड़कर एक नई शैली बनाई गई। नृत्य उसको लेकर जो शास्त्र ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ को कहते हैं नाट्य शास्त्र, और ये डांस को लेकर लिखा गया अब तक का सबसे बड़ा ग्रंथ है। बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, जिनका जन्म 5 नवंबर 1870 में हुआ था, उन्हें भारत के अंदर देशबंधु के नाम से जाना जाता है, यानी देश का मित्र। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस से भी जुड़े रहे थे और वकील भी थे। और शास्त्र इनकी से जुड़ी खास चीज़ ये है कि सुभाष चंद्र बोस इन्हें अपना जीवन का राजनीतिक गुरु भी मानते थे। इनकी मृत्यु 16 जून 1925 को हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। मौसम परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होने वाला मंडल, यानी हमारे जो वायुमंडल है, कई मंडलों में बटा है, शुरुआती मंडल, अगला मंडल, ऐसा एक मंडल जहाँ पर उपग्रह भी उड़ते हैं। तो ऐसा कौन सा मंडल है जहाँ हमारे मौसम परिवर्तन होते हैं, मतलब विशेष तौर पर उसी मंडल से की वजह से हमारे पृथ्वी का तापमान बदल रहा है, तो वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी से सीधे संपर्क में होती है, मतलब आप आसमान में जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे गीली परत होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे तापमान बदलता रहता है, जिससे गीली बनी रहती है। तापमान और दबाव में अंतर होता है। सूर्य से पृथ्वी की सतह के गर्म और ठंडे होने से का प्रभाव होता है, मतलब जब सूर्य की किरण पृथ्वी के तरफ आती है तो जिससे पृथ्वी की सतह के गर्म और ठंडे होने का प्रभाव इसी मंडल में पड़ता है। मित्र मेला किसके द्वारा स्थापित क्रांतिकारी संगठन था। मित्र मेला की स्थापना जो थी 1899 में नासिक में विनायक वीर सावरकर, ठीक है, ने की थी। विनायक वीर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने मिलकर इस सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका काम था भारत की आज़ादी के लिए लड़ना और लोगों को एकजुट भी करना। किस राज्य ने 54 वर्ष के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती थी। मार्च 2023, तो मार्च 2023 में सऊदी अरब की राजधानी जो रियाद है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद, वहाँ पर एक संतोष ट्रॉफी का टूर्नामेंट कराया गया था। तो कर्नाटक राज्य के जो राज्य था उसने इस ट्रॉफी को जीता था। स्टेट के बीच होने वाला ये मैच था। हुआ इंडिया के खेल है, लेकिन ट्रॉफी थी संतोष ट्रॉफी इंडिया की है और इंडियन स्टेट्स के बीच हो रहा था। और लेकिन इसका आयोजन मेजबानी कौन कर रहा था, सऊदी अरब, रियाद की राजधानी, ठीक है। तो कर्नाटक ने एक खिताब इससे पहले 1968 और 1959 में भी एक खिताब जीता था, ठीक है। तो एक
कर्नाटक के द्वारा 5वां खिताब जीता गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल का मैच खेला गया? तो ओडीआई 2011, यह मैच कब हुआ था? 2 अप्रैल 2011 को मुंबई में हुआ था। तो भारत उस वक्त भी विश्व कप ओडीआई की मेजबानी कर रहा था, और तब भारत ने वानखेड़े स्टेडियम में मैच हुआ था। उस वक्त मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था। आज के वक्त में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। 18वें श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, पीएलएफ्स के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर, कितने वर्ष की महिलाएं, 15 या उससे अधिक वर्ष की महिलाओं के अंदर जो बेरोजगारी दर है वो घटकर कितनी हो गई? तो ये रिपोर्ट जो थी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, यानी 18, अब तक 18 रिपोर्ट आ चुकी हैं, किसकी? पीएलएफ्स की। इसकी 2000 जनवरी मार्च की रिपोर्ट में ये बताया गया कि बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई है? 9.2। महिलाओं के बारे में बात हो रही है इसमें। पंडित भजन सिपोरी, जिनका वर्ष 2022 में निधन हुआ है, वो किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो पंडित भजन सपोरी, इनका इनका निधन 2 जून 2022 को हो गया। जब इनका निधन हुआ तो ये 74 साल के थे। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में संगीत निदेशक के तौर पर भी काम किया है। और ये हिंदू शास्त्रीय संगीत, भारत में 2 प्रकार के शास्त्रीय संगीत है, एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और एक कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। तो इन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का इन्हें संस्थापक भी माना जाता है, संरक्षण भी माना जाता है, संरक्षक करना जो बचाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ उन्हें कश्मीरी बागेन संतूर की वैश्विक सुर्खियों के लिए भी जाना जाता है। ये संतूर बजाते हैं और कश्मीरी वाद्ययंत्र जो कि है। वसुंधरा दोरा स्वामी किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जीता? संगीत नाटक पुरस्कार अकेडमी आर्ट्स के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे बड़ा वो है अवार्ड होता है, जो कि हर प्रतिवर्ष दिया जाता है। 2019 में वसुंधरा जी ने, जो कि भरतनाट्यम की एक बहुत बड़ी अदाकारा है, उस क्षेत्र के लिए उन्हें ये अवार्ड 2019 में मिला था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस सन में किया? 1965 में, 1665, सॉरी, ऑप्शन नंबर हमारा 4, 65 में कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने माइक्रोस्कोप से कार के एक टुकड़े का अध्ययन जब किया तो उन्होंने छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर एक मधुमक्खी की छत्ते जैसी एक आकृति ढूंढी थी। उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? सेल नाम दिया था। अंग्रेजी में सेल और हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसको? कोशिका। रेड अर्थ एंड पोरिंग एन नोवेल, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन जो कि एक क्या है? नोवेल है, उपन्यास है, जो किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया है विक्रम चंद्रा एक इंडियन अमेरिकन, यानी बेशक रूप से अमेरिकन राइटर हैं, इंडियन मूल के हैं। ठीक है, 23 जुलाई 1961 को इनका जन्म हुआ और इन्होंने इस रेड एंड पोरिंग रेन के लिए 1996 में पुरस्कार, कॉनवेट राइट्स पुरस्कार, जो राइटिंग के क्षेत्र में, नोवेल राइटिंग के क्षेत्र में सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक है। डेविड हाइम पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। ठीक है, और इनकी दूसरी और रचनाओं की बात करें तो लघु कथाओं का संग्रह सेक्रेट गेम्स, मीटर माइंड्स, माय लाइफ इन लेटर्स एंड कोड, लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे जैसी नोवेल्स और बुक्स भी लिखी हैं। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा इनमें से कौन सी है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है जिसमें सचिन तेंदुलकर ने अपने खेल के जुड़े अनुभवों को बताया? प्लेइंग इट माय वे, यानी मेरे तरीके का खेल। शुद्ध गतिकी संहिता का गोस यूनिट क्या होता है? शुद्ध गतिकी संहिता, इसका यूनिट होता है स्टोक मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, क्या आगे नहीं? हाँ, हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉच।